भाग दो। मित्रों, स्टोरी बहुत ही मनोरम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ध्यान से सुनिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए देर न करते हुए कहानी को प्रारंभ करते हैं। हरि सिंह ने दोबारा जल निकालने के लिए मटके को कुएं में उतार दिया, पर मटके को वो वापस ऊपर नहीं खींच सका। कुएं के भीतर संबर ने उस मटके को पकड़ लिया। हरि सिंह वहीं जमीन पर अपना सिर घुटनों के बीचों बीच रख कर बैठ गया। संबर, जिसकी नींद पहले ही हरि सिंह की वजह से खराब हो रही थी, क्रोध से तमतमाते हुए कुएं से बाहर निकलकर आया। अपने सामने एक लड़के को जमीन पर बैठे देख उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। तो यहाँ आराम करने की नीयत से आया है? तू जानता नहीं है कि मेरी अनुमति के बिना यहाँ कोई परिंदा पंख भी नहीं फड़फड़ा सकता, और तो मेरी अनुमति के बिना जल लेना चाहता था। हरि सिंह जमीन से उठकर उसे देखने लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि कुएं के अंदर से कौन बाहर निकलकर आ सकता है। शंबर के शरीर का ऊपरी भाग मनुष्य का और निचला भाग अजगर का। हरि सिंह उसे देखकर थर थर कांपने लगा। इसकी कल्पना उसने सपने में भी नहीं की थी। उसने हरि सिंह को चींटी की तरह हवा में उठा लिया और जोर जोर से हंसने लगा। मूर्ख मानव, अब बता यहाँ क्या करने आया है? सिर्फ जल पीने के लिए रुका था या किसी और मकसद से? जल्दी बता, नहीं तो तुझे यहीं ढेर करके तेरी हड्डियों को पेश कर रेगिस्तान में फेंक दूंगा। मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता था ये आपकी आरामगाह है। मुझे माफ कर दो। हा हा हा। हाँ, माफी वो वो तो मैं किसी को नहीं देता। तो अब तुझे मेरे 3 काम करने होंगे। अगर तू उन्हें पूरा कर लिया तो मैं तुझे जीवित छोड़ दूंगा। फिर तो अपने घर जा सकेगा, वरना जिंदगी भर मेरा गुलाम बनकर रहना होगा। हरि सिंह सोच रहा था, इधर मौत उधर खाई, किस तरफ जाऊं? मरना तो निश्चित है, पर मरने से पहले मरना उसे स्वीकार नहीं था। इसी सोच से उसने संबर से कहा, अगर मैं तुम्हारे 3 काम पूरे कर दूं तो क्या तुम मुझे आजाद कर दोगे? हाँ, पर कार्य पूरे होने के बाद। ठीक है, तो मुझे पहला कार्य बताओ। हरि सिंह ने हिम्मत दिखाते हुए संभर से पूछा। यह सामने तुम्हें क्या नजर आ रहा है? चारों तरफ तो रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। यह तो कोई अंधा भी बता सकता है। इसमें क्या बड़ी बात है? हा हा हा। हाँ, इस मैदान में मुझे तरबूजों की खेती करके दिखाओ। तरबूज मेरा प्रिय भोजन है। अभी मैं विश्राम करने जा रहा हूँ। कल सुबह तक यहाँ चारों तरफ तरबूज ही तरबूज दिखाई देने चाहिए। और हाँ, भागने की सोचना भी मत। इस रेगिस्तान को आज तक कोई जीवित नहीं लांघ सका है। हरि सिंह समझ गया था कि वो किसी भयंकर मुसीबत में फंस गया है। हाथ जोड़कर घुटने जमीन पर टिकाकर संबर से रहम की भीख मांगने लगा। हे कुएं में रहने वाले संबर, मैं एक छोटा सा बहेलिया हूँ। पंछियों को पकड़कर उन्हें बेचकर अपना गुजर बसर करता हूँ। खेती कैसे करते हैं मैं नहीं जानता। अगर जानता तो भी यहाँ एक दिन में इस विशाल रेगिस्तान में तरबूज की खेती कैसे करूँगा? संबर उसकी बात सुनी अनसुनी करके कुएं के अंदर विश्राम करने चला गया। हरि सिंह की समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तेज तपती धूप से बचने के लिए वो झोपड़ी के अंदर चारपाई पर जाकर बैठ गया। कहते हैं, एक राह बंद होती है तो दूसरी राह अपने आप खुल जाती है। हरि सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मित्रों, यह जानने के लिए कहानी के साथ बने रहें। देववाणी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। कहानियों को लाइक जरूर करते रहें, जिससे हमारा हौसला बढ़ता है। झोपड़ी के अंदर हरि सिंह को चारपाई पर बैठे हुए दोपहर से शाम हो गई। उसका ध्यान बार बार अपनी पीठ में बंधे मटके की तरफ जा रहा था। दिव्यंत के पिता ने कहा था कि यह मटका तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता है, पर सोच समझकर इसका इस्तेमाल करना। क्या मैं इस मटके से मदद लूं? लोग कहते हैं, नेकी कर दरिया में डाल। मैं भी तो एक नेक काम करके वापस अपने घर जा रहा हूं, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? क्या यह मटका मुझे इस बुरे वक्त से बचाने के लिए ही दिया गया है? और उसने एक निर्णय ले लिया, अगर जीवित ही नहीं बचा तो यह मटका भविष्य में मेरे किस काम आएगा?
यह सोचते उसकी सारी चिंताएं दूर हो गई। अपने ही उधेड़ बुन में डूबे हुए हरि सिंह को तभी एक आवाज सुनाई दी, खट खट खट। हैरानी से चारों तरफ अपनी निगाह दौड़ाते हुए देखने लगा कि आवाज कहां से आ रही है। हरि सिंह, मुझे बाहर निकालो! हरि सिंह, मुझे बाहर निकालो! अपना नाम सुनते ही वो एक झटके से चारपाई से उठ खड़ा हुआ। कौन हो तुम? जो भी हो सामने आ जाओ। हरि सिंह, मुझे बाहर निकालो! फिर वही आवाज उसे सुनाई दी। छोटी सी झोपड़ी जिसमें सिर्फ एक चारपाई है, दूसरी और कोई चीज भी नहीं है। वो आवाज कहां से आ रही है उसे समझ नहीं आ रहा था। कौन उसे बाहर निकालने के लिए कह रहा है? सोचते हुए उसने चारपाई उठा ली। चारपाई के नीचे सुनहरे कपड़े से किसी चीज को ढका हुआ था। उसने कपड़ा हटाकर देखा। संगमरमर के पत्थर सा तराशा हुआ एक औरत का बुत था। हरि सिंह उस बुत की सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। रेगिस्तान में इतना सुंदर बुत, और आज तक किसी की भी इस पर नजर नहीं पड़ी। कहते हुए उसने बुत के सिर पर हाथ फेर दिया। उसे एहसास हुआ बुत के बाल रेशम के समान मखमली हैं। धीरे धीरे उस बुत ने आकार बदलना शुरू किया। हरि सिंह के सामने स्वर्ग की अप्सराओं से भी सुंदर एक युवती खड़ी थी। उसे देखते ही उसने पूछा, कौन हो तुम? मैं संबर की बेटी मोना हूं। बेटी हो तो इस अवस्था में क्यों? हैरानी के भाव उसके चेहरे पर आ रहे थे। मुझे मेरे पिता ने ही श्राप दे दिया, इस शिला में परिवर्तित कर दिया था। पर क्यों? सालों पहले मेरे नाना ने उन्हें एक श्राप दिया था कि एक दिन मैं भी उन्हें छोड़कर चली जाऊंगी। बस इतनी सी बात के लिए उन्होंने मुझे शिला बनाकर रख दिया। पर तुम तो मेरे छूते ही शिला से युवती बन गई। यह बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगी। तुम ये बताओ, तुम यहाँ किस उद्देश्य से आए हो? तुम संबर की बेटी हो, मैं तुम पर यकीन कैसे कर सकता हूँ? हो सकता है तुम जो भी कर रही हो उसी के कहने पर कर रही हो। या तो मुझे पूरा सच बताओ, वरना मुझे अकेला छोड़ दो। मैं खुद बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। देखो, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। अगर फिर भी तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो संक्षेप में तुम्हें सारी बात बताती हूँ। एक बार एक साधु यहाँ रेगिस्तान में घूमते घूमते आ पहुंचे। मैंने और मेरे पिता ने उनकी बहुत सेवा की, और हमारी सेवा से खुश होकर जाते हुए वो अपने कमंडल से जल निकालकर इस कुएं में डाल गए और कहने लगे, यह कुआं इस रेगिस्तान में सदा मीठे पानी से भरा रहेगा। मुझे आशीर्वाद देते हुए कहने लगे कि तू अपनी पसंद के नौजवान से शादी करेगी, और मेरे कान में भी कुछ और कहकर वो चले गए। उनकी बात सुनकर मेरे पिता की नाना के श्राप वाली बात भी याद आ गई, और उन्होंने मुझे श्राप देकर शिला बना दिया, क्योंकि वो डरते थे कि कहीं मेरे नाना और साधु की बात सच ना हो जाए। पर श्राप देने से पहले वह मुझसे ये पूछना भूल गए कि साधु ने मेरे कान में क्या कहा था। ऐसा क्या कह दिया था उस साधु ने जो तुम अपने पिता को नहीं बता सकी? हरि सिंह ने मोना से पूछा। साधु ने कहा था कि किसी दिन कोई राहगीर इस मार्ग से होकर गुजरते हुए इस झोपड़ी में आकर बैठेगा। अगर उसने मेरी आवाज सुनकर मेरे ऊपर रखे कपड़े को हटाकर मेरे बालों का स्पर्श कर लिया, तुम उसी पल श्राप से मुक्त हो जाओगी, और तुम उसी व्यक्ति से तुम्हारा विवाह करना। तो क्या आज से पहले कोई भी मनुष्य इस चारपाई पर आकर नहीं बैठा? हरि सिंह के स्वर में अविश्वास झलक रहा था। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत से मनुष्य आकर बैठे, पर जैसे ही मैं उन्हें उनके नाम से पुकारती, वो मेरी आवाज सुनते ही यहां से भाग खड़े होते और मेरे पिता के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो जाते। मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूं? तुम्हारे पिता ने मुझे भी 3 कार्य करने के लिए कहा है। अगर मैंने उन्हें पूरा नहीं किया तो मेरा हाल भी वही होने वाला है जो दूसरे लोगों का हुआ है। कल सुबह ही कल सुबह की पहली किरण के साथ मेरी मौत भी निश्चित है। मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। मोना से बात करते हुए वो मन ही मन सोच रहा था कि
क्या मैं मोना को जादुई मटके की बात बता दूं? पर अभी मैं कैसे इस पर भरोसा कर सकता हूं? कुछ देर तक इसका व्यवहार देखता हूं। जब इसकी तरफ से पूरी तरह निश्चिंत हो जाऊंगा, तब मोना को जादुई मटके की बात बताऊंगा। क्या हुआ? किस उधेड़ बुन में हो तुम? मुझे बताओ। उन्होंने तुम्हें कौन सा कार्य करने के लिए तुम्हें कहा है? मैं उस कार्य को पूर्ण करने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अपने पिता के विपरीत जाकर तुम मेरी मदद करना चाहती हो, पर वह एक असंभव कार्य है जिसे कोई भी पूर्ण नहीं कर सकता। मैं संबर की बेटी हूं। अगर वो शक्तिशाली हैं, तो मेरे अंदर भी कम शक्तियां नहीं हैं। तब मुझे बस वो कार्य बताओ। ऐसा है तो फिर यहां से बाहर आकर देखो। जहां तक तुम्हारी नजर जा रही है, तुम्हें क्या नजर आ रहा है? कहकर हरि सिंह उसे बाहर ले आया। चारों तरफ रेगीला रेगिस्तान फैला हुआ है। अब बताओ, रातों रात यहां इस रेगिस्तान की धरती पर तरबूजे की खेती कैसे हो सकती है? बस इतनी सी बात है। तुम चिंता मत करो। मेरे पिता ने तुम्हें बहुत आसान काम दिया है। तुम अंदर जाकर विश्राम करो। तुम्हारा काम सुबह होने से पहले ही पूरा हो जाएगा। कहकर मोना ने उसे भरोसा दिलाकर अंदर झोपड़ी में भेज दिया। हरि सिंह पिछले कई दिनों की यात्रा करते हुए इतना थक गया था कि चारपाई पर लेटते ही वह गहरी नींद में सो गया। सुबह पाँव फटते ही उसकी नींद खुली और कल की घटनाओं की याद आते ही वह बाहर भागा। उसके सामने हरियाली ही हरियाली थी। जहां तक वो नजर दौड़ा रहा था, उसे तरबूजों की बेल ही बेल नजर आ रही थी और कुएं के पास ताजे तरबूजों का ढेर लगा हुआ था। उसी समय आंखें मलते और जमाई लेते हुए संबर कुएं के बाहर निकला। बाहर के दृश्य को देखकर वो हैरान हो गया। जहां तक उसकी नजर जा रही थी, उसे भी तरबूजे ही तरबूजे दिखाई दे रहे थे। यह तूने तो चमत्कार कर दिया बहेलिए। पर बता, इस काम को पूरा करने में तेरी मदद किसने की है? संबर, तुझे तरबूज चाहिए थे। मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। यह जानकर तुम क्या करोगे कि मेरी मदद किसने की है? वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूं, इस रेगिस्तान में मेरे और तुम्हारे अलावा कोई दूसरा मनुष्य तो क्या, जीव जंतु भी यहां मौजूद नहीं है। फिर कौन मेरी मदद करता? अब मुझे तुम अपने दूसरे काम बताओ। कहकर हरि सिंह चुप हो गया। बताता हूं। पहले इन स्वादिष्ट तरबूजों को खाकर अपनी आत्मा को तृप्त कर लूं। कहकर अपने हाथों में तरबूजों को उठाकर कुएं के अंदर चला गया। अपना पहला काम पूरा होने के बाद और हरि सिंह का साहस देखकर संबर ने सोचा कि अब इसे कोई मुश्किल काम देना चाहिए। कोई ऐसा मेहनतकश काम जिसे करने से इसकी कमर टूट जाए। इतना बलिष्ठ नौजवान है, अगर काम पूरा नहीं कर सका तो भी मेरे बहुत काम आ सकता है। थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद कुएं से निकलकर संबर ने हरि सिंह से कहा, देखो, तुमने तरबूज की फसल तो तैयार कर ली है, पर इतने तरबूजों का मैं क्या करूंगा? अगर हम इस फसल को दूसरे देशों में बेच दें तो हमारे पास काफी धन दौलत इकट्ठा हो जाएगी। तुम ऐसा करो, इस रेगिस्तान से एक सड़क का निर्माण दूसरे राज्य तक करो, ताकि मुझे अपनी फसल को दूसरे देशों में बेचने में आसानी हो। दूसरे देश का नाम सुनते ही हरि सिंह बेहोश होने वाला था, पर वो देश तो हजारों मील दूर है। कई नदियां दरिया पार करके उस तक कोई पहुंच सकता है। एक रात में यह कार्य किसी भी हालत में संभव नहीं है। हे संबर, मुझ पर दया कर। तो कहेगा तो तरबूज की फसल के बाद मैं कोई और फसल की पैदावार कर दूंगा, पर मुझसे यह कार्य मत करवा। हरि सिंह की बात सुनी अनसुनी करके संबर कुएं में वापस चला गया। संबर के कुएं में वापस जाते ही मोना झोपड़ी से निकलकर हरि सिंह के पास आकर खड़ी हो गई। अब मेरे पिता ने तुम्हें दूसरा कौन सा काम करने के लिए कहा है? मोना, तुम जाओ यहां से। वो कार्य अगर संबर करना चाहे, उसके भी बस से बाहर है, और तुम एक कोमल सी लड़की हो। मेरे भाग्य में अगर मरना ही लिखा है तो उसे कोई नहीं बदल सकता। तुम अपने लिए किसी और को जीवन साथी के रूप में चुन लेना।
संबर के हाथों मरने से अच्छा है मैं अभी इसी वक्त अपने प्राण त्याग दूं। निराश मत हो हरि सिंह, कार्य शुरू करने से पहले ही हिम्मत छोड़ देना उचित नहीं है। तुम मुझे बताओ, मेरे पिता ने दूसरे कार्य के लिए क्या उद्देश्य तुम्हारे सामने रखा है? मोना, क्या तुमने हीरापुर देश का नाम सुना है? हीरापुर? हाँ, बिल्कुल सुना। मेरा ननिहाल है वहां। मेरे नाना प्रसेनजीत वहां के राजा हैं। पर तुम ये क्या पूछ रहे हो? तुम्हारे पिता ने वहां तक सड़क मार्ग बनाने के लिए मुझे एक दिन का समय दिया है। अब तुम खुद बताओ, यह संभव है? हरि सिंह, असंभव कुछ नहीं होता। इसे यूं समझो, असंभव शब्द में ही तो संभव शब्द छुपा हुआ है। अगर तुम ईश्वर में आस्था रखते हो तो इस सड़क मार्ग को बनाने के पीछे भी कोई बड़ी वजह जरूर होगी। तुम निराश मत हो, कल सुबह तक यह कार्य भी संपूर्ण हो जाएगा। चलो अब इस तपती धूप से यहाँ छाया में आकर विश्राम करो। हरि सिंह का पूरा दिन इसी उधेड़ बुन में बीत गया कि रातों रात सड़क कैसे बनेगी। मोना के दिए आश्वासन पर उसे यकीन नहीं था। रात हो चली थी, अपने आप को भगवान के भरोसे छोड़कर वो सो गया। सुबह पाँव फटते ही वो उठकर बैठ गया। आंखें मलते हुए झोपड़ी से बाहर आकर देखता है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। लाल पत्थरों से बनी सड़क लाल पत्थरों से बनी सड़क के दोनों किनारों पर छायादार फलों के वृक्ष भी थे। हरि सिंह को एक पल के लिए लगा शायद वह रातों रात किसी दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। देखा हरि सिंह, मैंने कहा था ना कि कुछ भी काम मुश्किल नहीं है। हरि सिंह को आश्चर्यचकित होते देख मोना बोली। मोना, मैं तुम्हारा एहसान जीवन भर कभी नहीं चुका पाऊंगा, पर तुमने अकेले यह कार्य पूरा कैसे किया? तुमने मुझे दोबारा जीवन दान दिया है। हरि सिंह, जीवन दान तो तुमने भी मुझे दिया है, वरना ना जाने कितनी सदियों तक मैं शिला के रूप में रहती। और तुम ये क्यों भूल जाते हो कि मैं किसकी बेटी हूं? तभी उन दोनों को संबर के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। हरि सिंह ने देखा, संबर पागलों की तरह अपने सिर के बालों को नोच रहा है। हरि सिंह, मैं झोपड़ी में जा रही हूं। अगर मेरे पिता ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो इस बार तो वो हम दोनों को जीवित नहीं छोड़ेंगे। कहकर मोना जल्दी से झोपड़ी के अंदर चली गई। हरि सिंह, यह काम किसने किया है? मुझे बता दे, वरना मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा काम मैंने पूरा किया है, यही तुम्हारी शर्त थी। तुम्हारे राज्य से हीरापुर तक का सड़क निर्माण जो पूरा हो चुका है, अब मुझे तीसरा काम बताओ जिसे पूरा करने के बाद मैं सकुशल अपने घर जा सकूं। मुझे आज तक किसी ने नहीं हराया है, तो क्या समझता है तो मुझे हराकर यहां से जीवित निकल जाएगा? गुस्से में तमतमाते हुए उसके मुंह से आग निकल रही थी। दोनों कामों को करने के बाद तो समझ रहा है कि तू अगले काम को भी पूरा कर देगा, तो यह सोचना तेरी मूर्खता है हरि सिंह। संबर, तुम मुझे काम बताओ, व्यर्थ बातों में समय बर्बाद मत करो। मैं जल्द से जल्द काम पूरा करके अपने घर वापस जाना चाहता हूं। संबर का तीसरा काम सुनते ही हरि सिंह अपना सिर पकड़कर बैठ गया। मित्रों, संबर ने हरि सिंह को तीसरा क्या काम दिया होगा? बने रहें देववाणी चैनल के साथ, कहानी को लाइक करते रहें। हरि सिंह को सिर पकड़कर देख संबर जोर जोर से हंसने लगा। तो सुनो, तुम्हें मेरे लिए सुनहरे हिरण की कस्तूरी लानी होगी। कल तक यह कार्य पूरा होना चाहिए। अगर तुम सफल नहीं हुए तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। पर यह कैसे संभव है? मैं बहेलिया हूं, पशु पक्षियों के बारे में सब जानता हूं। यह भी जानता हूं कि इस प्रजाति के दुनिया में सिर्फ एक नर और एक मादा ही बचे हैं। अगर एक भी उनमें से मर गया तो उनकी प्रजाति ही खत्म हो जाएगी। मैं यह काम नहीं करूंगा, इसलिए चाहे मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं दे दूंगा। मैं जानता था कि तुम यह कार्य किसी भी हाल में नहीं करोगे, फिर भी तुम्हें कल तक जीवित रखना मेरी मजबूरी है। कल के बाद तुम उगता सूर्य कभी नहीं देख सकोगे। कहकर संबर हंसते हुए कुएं के अंदर चला गया। उसके जाते मोना झोपड़ी से बाहर आ गई।
हरि सिंह का उतरा हुआ चेहरा देखकर कहने लगी, मेरे पिता ने अब तुम्हें क्या काम करने के लिए कहा है? मोना, तुम भीतर जाओ, ये काम किसी भी हाल में मैं पूरा नहीं कर सकता हूं। ऐसा क्या कार्य है जिसे तुम पूरा नहीं कर सकते हो? मैं जानना चाहती हूं। तुम मुझे बताओ तो सही, क्या काम है? हर काम से पहले तुमने यही कहा था, फिर भी मेरे पिता के दिए काम पूरे हुए कि नहीं? मोना, ये तुम भी जानती हो कि वो काम मैंने नहीं तुमने किए हैं। अब जो कार्य संभर मुझसे करवाना चाहता है वो काम ना तो मैं करूंगा और ना ही तुम्हें करने की इजाजत दूंगा। ठीक है हरि सिंह, मैं तुम्हारी सहमति के बिना उस कार्य को नहीं करूंगी, पर पहले तुम मुझे वो काम तो बताओ। तो सुनो मोना, तुम्हारे पिता सुनहरे हिरण की कस्तूरी मुझसे मांग रहे हैं। तुम शायद नहीं जानती, दुनिया में सुनहरे हिरण की प्रजाति के एक नर और एक मादा ही बचे हैं। अगर उनमें से कोई भी एक मर गया तो उनकी प्रजाति लुप्त हो जाएगी। मैं ये काम हरगिज नहीं करूंगा। क्या मुझे अब इस जादुई मटके का राज मोना को बता देना चाहिए? वो मुझ पर कितना भरोसा करती है, और इस बात में भी अब कोई शक नहीं है कि वह मुझे धोखा दे रही है। और अब इस बात में भी कोई शक नहीं है कि वह मुझे धोखा नहीं दे रही। क्या हुआ, तुम बीच बीच में कहाँ खो जाते हो? इस काम को पूरा करने के लिए तो मैं भी तुम्हें नहीं कहूंगी, पर मुझे यकीन है कि हम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। मोना, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। हाँ, कहो ना। देखो ये क्या है। अपने झोले में से एक मटका निकालकर मोना को दिखाते हुए, हरि सिंह, ये तो कोई भी बता सकता है कि ये मटका है। मोना, यह कोई ऐसा वैसा मटका नहीं है, यह जादुई मटका है जो हमारी 3 इच्छाओं को पूरा कर सकता है। यह हमें यहां से बाहर निकाल सकता है। तुम सही कह रहे हो हरि सिंह, पर संबर के तीनों काम पूरा करने के बाद ही हम इस रेगिस्तान को पार करेंगे। और जहां तक इस मटके की बात है, इतने छोटे छोटे कामों के लिए हम अभी इसका उपयोग नहीं करेंगे। इसे आने वाले भविष्य के लिए सुरक्षित रखते हैं। तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई दूसरा रास्ता निकाल ही लेंगे। तुम्हें अभी भी यकीन है कि कोई दूसरा रास्ता निकल आएगा? उम्मीद पर दुनिया कायम है, बचपन से यही सुनती आई हूं, और हम ऐसे उम्मीद नहीं छोड़ सकते। हरि सिंह, मेरे पिता ने तुमसे सुनहरा हिरण क्यों लाने को कहा है, तुम जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता, और जानकर फायदा भी क्या होगा। फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि मुझे इस बारे में पता होना चाहिए तो तुम कह सकती हो, पर किसी भी हालत में इस काम को पूरा करवाने के लिए अपने पिता की तरफदारी मत करना। मेरे पिता अब बूढ़े हो रहे हैं और उन्हें अपनी शक्तियां वापस चाहिए। तुम्हें मैंने बताया था कि एक दिन इस रेगिस्तान से एक साधु गुजरे थे और हम दोनों ने उनकी बहुत सेवा की थी। मैं जानता हूं मोना, ये बात तुम बता चुकी हो। कोई और बात करो, मुझे नहीं सुननी वही कहानी दोबारा। मैं तुम्हें वो कहानी नहीं सुना रही हूं। उस दिन की बात अधूरी रह गई थी, उसके आगे क्या हुआ था वो बता रही हूं। साधु से संबर ने अपने लिए अमर होने का वरदान मांग लिया। उस साधु ने उनसे कहा कि जब तुम्हें लगे कि अब तुम थक जाते हो, तब समझना तुम्हारा अंत नजदीक है। तब सुनहरे हिरण की कस्तूरी खाने से तुम अमर हो जाओगे। तुम्हारे पिता खुद इतने शक्तिशाली हैं, ये कार्य तो वह स्वयं भी बहुत पहले कर सकते थे। हरि सिंह, यह बहुत लंबी कहानी है। मेरे पिता पहले इस कुएं में नहीं रहते थे। हमारा बहुत बड़ा महल रेगिस्तान के उस छोर पर स्थित है, पर एक श्राप के कारण अब वो इस रेगिस्तान को पार करके उससे बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए मेरे पिता इस कुएं के अंदर रहने लग गए हैं। अब पहले जैसी शक्तियां भी वो नहीं रही, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि वह कमजोर हैं और तुम्हें हरा सकते हो। इसलिए खुद को अमर करने के लिए उन्होंने तुम्हें कस्तूरी लाने के लिए कहा है, क्योंकि उनके 2 काम तुम पूरा कर चुके हो और तुमसे उनकी उम्मीद बंध गई है। मोना, तुमने कहा किसी ने उन्हें श्राप दे दिया है। कौन है जो उनसे भी शक्तिशाली है? मेरे नाना।
मित्रों, कथा आपको कैसे लग रही है कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। अगला भाग सुनना चाहते हैं उसके बारे में कमेंट में जरूर लिखें। कथा को लाइक जरूर करें जिससे हमारा उत्साह बढ़ता है ऐसी अच्छी कथाएं लाने के लिए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।